4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक प्लैनेट का निर्माण हुआ। लाखों साल लगे उसे ठंडा होने में और आज हम उस प्लैनेट को धरती या अर्थ के नाम से जानते हैं। पर करीब 50 साल पहले जब इंसान चांद तक पहुंचा और वहां से वापस अपनी पृथ्वी को देखा तो इसे नाम दिया द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जब 3.7 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ ठंडी हुई तो भाप भी ठंडी हुई और उससे महासागरों का निर्माण हुआ, जो कि हमारे अर्थ के 71% स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई जब साइनोबैक्टीरिया ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। NOAA के अकॉर्डिंग 95% ओशियन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन जो 5% ओशियन हमने एक्सप्लोर किया है उसमें हम 5 नए आइलैंड ढूंढने में कामयाब रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जिसे GPGP के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर है पैसिफिक ओशियन में, जो कि करीब करीब फ्रांस के साइज़ का है और ये 90,000 टन प्लास्टिक का बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को 1997 में चार्ल्स मूर द्वारा डिस्कवर किया गया था, जब वो एक बोट रेस में पार्टिसिपेट करके घर जा रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि पानी में कूड़ा बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। GPGP हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में स्थित है, नॉर्थ पैसिफिक जोन में, क्योंकि यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन करंट आर्कटिक ओशियन के ठंडे पानी से मिलता है और एक हाईवे की तरह काम करता है गार्बेज के इधर से उधर जाने के लिए। ये बड़े जायर्स का निर्माण करते हैं। जायर होता है जब लार्ज ओशियन करंट जो है वो अपने साथ चीज़ों को बहा ले जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेबल जोन बनता है। जो गार्बेज ओशियन करंट के साथ बहकर आता है वो इस स्टेबल जोन में ट्रैप हो जाता है और टाइम के साथ धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पैच बन जाता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी होगी कि ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कोई सॉलिड आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक लिक्विड सूप की तरह है, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे प्लास्टिक के टुकड़े और अलग अलग टाइप का कूड़ा मिक्स है, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका मेन रीज़न है प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और ये कई सौ सालों तक ओशियन में रह सकता है और इसका इस तरह जमा होना एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जब लंबे टाइम तक ओशियन में रहता है तो वो फोटो डिग्रेडेशन के प्रोसेस में चला जाता है, यानी सूरज की गर्मी में प्लास्टिक के बड़े टुकड़े टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं और माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और इन्हीं माइक्रोप्लास्टिक को मछलियाँ खाती हैं और बाद में उसी मछली को हम ह्यूमंस खाते हैं। अगर ओशियन क्लीनअप की माने तो GPGP में लगभग 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक पीसेस तैर रहे हैं और इसका करीब 70% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है या फिर पानी में नीचे समुद्र की सतह पर मौजूद है। और ओशियन लाइफ जो भी वहाँ की एक्वेटिक लाइफ होती है वो ऐसी सिचुएशन में सस्टेन नहीं कर सकती और वो मर जाती है, क्योंकि उस गार्बेज पैच में कोई भी लाइफ नहीं रह सकती। और पूरे वर्ल्ड में ऐसे 5 गार्बेज पैच हैं, 2 पैसिफिक ओशियन में, 2 अटलांटिक ओशियन में और एक इंडियन ओशियन में। तो इतना कूड़ा, इतना प्लास्टिक आखिर ओशियन में आया कहाँ से? इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम पर और एक्वेटिक लाइफ पर? लेकिन ये जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओशियन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओशियन जो है वो 93% हीट जो हमारा एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है उसे एब्जॉर्व कर लेता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि अभी मात्र 15 डिग्री सेल्सियस है। 80% जो टोटल लाइफ है इस प्लैनेट अर्थ पे वो ओशियन के अंदर रहती है। ओशियन एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है और CO2 को एब्जॉर्व करता है। एक स्टडी में बताया गया कि सी ग्रास
35 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करती है सेम एरिया के रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। जो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं 50% ऑक्सीजन भी समुद्र से ही आती है और करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र सोख लेते हैं। महासागर के केवल 1% भाग में ही कोरल इकोसिस्टम रहता है, जिसमें समुद्र की करीब 25% जो आबादी है, जो क्रिएचर्स हैं वो रहते हैं। और इससे बढ़कर ओशियन जो है वो वाटर साइकिल में, वेदर पैटर्न में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इतने सब के बावजूद हम ओशियंस को बर्बाद करने पर तुले हैं और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशियन में गिराया जाता है। और अब तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक स्टडी में कहा गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक ओशियन में फ़िश से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा। तो ओशियन पॉल्यूशन या फिर मैं कहूँ ओशियन प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका कारण क्या है? 80% जो कूड़ा ओशियन में आता है वो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, जिसमें माइनिंग, सीवेज का अनट्रीटेड वाटर पानी में छोड़ देना, टॉक्सिक केमिकल जो कि इंडस्ट्रीज से बहकर आते हैं उनका पानी में चले जाना, बाढ़ में आया कूड़ा जिसमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स भी समुद्र में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल ऑयल स्पिल्स और जो समुद्र के अंदर माइनिंग होती है उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। बाकी 20% पॉल्यूशन अदर एक्टिविटीज़ से होता है, जैसे कि बोटर्स से, ऑफशोर एक्टिविटीज़ से या फिर कार्गो शिप से। लेकिन इन सब से बढ़कर जो जिम्मेदार है वो है लिटरिंग, वो कूड़ा जो हम लोग फैलाते हैं, चाहे नदी नालों में कूड़ा फेंकना हो या समुद्र में, या फिर बोट से पानी पीकर बोतल को समुद्र में फेंक देना। लेकिन इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, इस पर भी हमें एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, या फिर मैं कहूँ इसके इफ़ेक्ट क्या क्या नहीं हैं। पिछले 30 सालों में 50% से ज़्यादा कोरल्स बर्बाद हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ब्लीच हो चुका है, कोरल्स मर चुके हैं। और दिन ब दिन ओशियन और भी ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। एक स्टडी में कहा गया कि इस सेंचुरी के एंड तक ओशियन 150% ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जितना वो अभी है उसके कंपैरिजन में। जो टॉक्सिन्स हम ओशियन में रिलीज़ करते हैं वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और उनमें बिहेवियरल चेंजेस आना भी शुरू हो चुका है। जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स अब अपना रास्ता बदल चुके हैं और इससे भी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फेलियर और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाती है। ऑयल स्पिल जो है वो पानी पर, ओशियन के सरफेस पर फैल जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरल्स और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ मरने लगती है और एक डेड जोन बन जाता है। मतलब वहाँ कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट ऐसे 500 से ज़्यादा डेड जोन्स हमारे ओशियंस में मौजूद हैं। इसके अलावा एल्गल ब्लूम भी एक बड़ी समस्या है। वो फर्टिलाइज़र जैसे नाइट्रोजन, पेस्टिसाइड्स या फॉस्फोरस जिसे हम ओशियन में छोड़ देते हैं, उसका रिज़ल्ट ये भी है। होता क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की वजह से माइक्रो एल्गी जो है वो, जिसे हम सीवीड के नाम से भी जानते हैं, वो सडनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। इतना ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि वहाँ का पूरा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और पूरी जगह को वो कवर कर लेती है और ऑक्सीजन सप्लाई को भी हैम्पर करती है, जिसकी वजह से वो जोन भी एक हाइपोक्सिक जोन बन जाता है और वहाँ पर भी कोई हैबिटेट, कोई मछली या कोई भी चीज़ नहीं रह सकती। गोस्ट फिशिंग या फिर भूतिया जाल, ये भी हमारे ही द्वारा फैलाई गई समस्या है। ये वो फिशिंग नेट्स हैं जिसे मछुआरे भूल जाते हैं या फिर यूज़ के बाद ओशियन में ही फेंक कर चले जाते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स जैसे सील्स, फिशेस, ऑक्टोपस या सी टर्टल्स इसमें फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ओशियन में अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख टन फिशिंग नेट्स मौजूद हैं। सी टर्टल्स का फेवरेट फूड है
जेलीफिश, लेकिन वो प्लास्टिक को जेलीफिश समझकर खा जाते हैं और फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं। एल्बाट्रॉस प्लास्टिक के पैलेट्स को, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को मछली के अंडे समझकर खा जाता है और वहीं अपने बच्चों को भी खिलाता है। उनकी पूरी स्पीसीज़ पर सर्वाइवल का खतरा मंडरा रहा है और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, पूरी मरीन फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। प्लैंक्टन्स पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटी मछलियों को खाना नहीं मिल पा रहा और छोटी मछलियां जब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बड़ी मछलियां भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और वो प्लास्टिक जो मछलियां खाती हैं और फिर उसी मछली को हम खाते हैं, तो हमारा फैलाया हुआ प्लास्टिक हम खुद भी खा रहे हैं। ओशियन नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शिप जो है वो सोनार का यूज़ करते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए और समुद्र की गहराई नापने के लिए, और इसी का यूज़ वेल्स या डॉल्फिन्स जैसी स्पीशीज़ भी करती हैं। लेकिन वो नॉइज़ जो ये शिप्स फैलाते हैं वो उनके पाथ को, उनके सोचने समझने की क्षमता को भी हानि पहुंचाता है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, पोल्यूशन इतना ज़्यादा जो बढ़ चुका है। 25 ट्रिलियन प्लास्टिक पीसेस इस समय ओशियन में घूम रहे हैं। 2,70,000 टन प्लास्टिक इस समय ओशियन में मौजूद है। हर साल करीब 7 लाख सिंथेटिक माइक्रोफाइबर समुद्र में बहाए जाते हैं लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज़ द्वारा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे बड़ा दुश्मन है समुद्र का और मानव जाति का भी। ये पूरा पोल्यूशन जो ओशियन में फैल रहा है, इसके 80% ओशियन पोल्यूशन में सिर्फ 20 कंट्रीज़ का रोल है। अकेले चाइना और इंडोनेशिया जो हैं वो इस टैली को टॉप करते हैं और 1/3 पोल्यूशन सिर्फ यही 2 देश मिलके फैलाते हैं। इस टैली में इंडिया 12th नंबर पर है। इंडिया हर साल 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 0.6 टन प्लास्टिक ओशियन में पहुंचता है। तो आखिर अब किया क्या जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला जो कि सबसे आसान है वो है प्लीज़ डू नॉट लिटर। कूड़ा ना फैलाएं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ओशियंस और हमारी लाइफ सस्टेन रहे तो हमें ये काम सबसे पहले बंद करना होगा। इसके बाद हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना होगा। इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑलरेडी बैंड है, सिर्फ कागज़ में। हमें रियलिटी में भी इसे बैन करना होगा। एनर्जी के यूज़ को कम करना होगा। जितना कम हम एनर्जी के यूज़ को करेंगे उतना ही कम नुकसान हम ओशियंस को पहुंचाएंगे। इसके अलावा अवेयरनेस और क्लीनिनेस ड्राइव्स प्रोग्राम्स भी चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी आने वाले बहुत बड़े खतरे से अनजान है। इसके अलावा हमें प्लास्टिक के रीयूज़ पर भी जोर देना होगा और 3 R's को फॉलो करना होगा, क्योंकि ओशियन के बर्बाद होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग भी है। ना केवल हमें ओशियन पोल्यूशन को कम करना है बल्कि एयर पोल्यूशन को भी कम करना है, तभी हम समुद्र को बचा पाएंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ गया है और इसी की वजह से कोरल मर रहा है। जल ही जीवन है और ओशियन जीवन को चलाने वाला। अगर धरती पर जीवन फल फूल रहा है तो ये महासागरों के कारण ही संभव है, परंतु हमने धरती के गर्भ को, जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया है। मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, कोरल डिस्ट्रॉय हो रहा है, समुद्र मर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति का भी विनाश हो जाएगा। हमें समुद्र को बचाना होगा, ना केवल समुद्र की धरोहर के लिए, समुद्र के जानवरों के लिए, बल्कि अपने लिए भी। सेव सीज टू सी द फ्यूचर। इसी मोटो के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें,
कमेंट कर कर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ।